नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये जो वीडियो है 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। और आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत काम की हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के वो बताइए जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले साल भी बताए थे 2018 में, और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। ठीक है, क्लियर ही बात। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ यही पढ़ें, लेकिन इनको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, देखो चूंकि अभी टाइम है, कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं क्वेश्चंस बताने से पहले। चूंकि अभी टाइम है तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस पे डिपेंड ना हो, इनको तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी आप पूरा सिलेबस पढ़े, जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए सारे पढ़े, खुद भी अपने लेवल पे एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा अभी, क्योंकि जनवरी है तो अभी टाइम है हमारे पास दोस्तों, अभी सही में टाइम है, अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ठीक है, क्लियर ही बात। अभी करते जाएंगे थोड़ा तो आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ही बात। तो मैं आपको दो जगह पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एक तो मैं बता रहा हूं अभी जनवरी में मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा अभी आपको, यूनिट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज बताऊंगा। यानी कि चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें, डायग्राम्स कौन से हो सकते हैं, तो सभी एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर 1 का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपलोड किया है, तो उसमें मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कौन से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें कवर करूंगा। मतलब आपने अगर उस वीडियो को देख लिया तो आपका चैप्टर 1 पूरा इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वो सब कवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरी बात, इस तरीके से जब चैप्टर 1 चैप्टर 2 करता जाऊंगा तो 16 चैप्टर हमारे पास हैं टोटल, और 16 चैप्टर मैं जनवरी में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो हमारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है, डिजीज और ये इस पे अभी हम हैं, तो वो चलता जाएगा अपना सिलेबस। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है जनवरी में, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर ही बात। ये इस तरीके से है। तो मैंने ये बताया कि दो जगह पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एक तो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, जनवरी में, और एक मैं बताऊंगा आपको मार्च में, जब आपका एग्जाम होगा उससे कुछ टाइम पहले, हफ्ते भर या मैक्सिमम इतने ही टाइम पहले। ठीक है, या कुछ थोड़ा पहले कर दूंगा, लेकिन मार्च में वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्हें बस पास होने से मतलब है, और सर पास करा दो बस, हम तो बिल्कुल कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। और अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सबके लिए, ये 90% वाले बच्चे के लिए भी, ये 60% वाले बच्चे के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, तो ये ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। तो वहां पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो पास होने के लिए बताऊंगा मैं बस। ठीक है, कि पास हो जाए आप एग्जाम में, क्योंकि अब बिल्कुल ही कोई फेल हो रहा है तो पास तो जाए एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसको सही में ईमानदारी से करते चलेंगे, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा भी नहीं पढ़ा है ना, तो उसने इंपॉर्टेंट तो पूरा पढ़ लिया, उसमें से, उस एनसीईआरटी में से पूरी इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ चुका है। ठीक है, क्लियर ही बात। लेकिन फिर रिपीट करता हूं, सिर्फ इन पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ठीक है, अभी पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, साथ के साथ ये भी पढ़ते चलना है, ये आपको हेल्प करते रहेंगे। तो 1-2 डे के इंटरवल में या अल्टरनेट डेज पे मैं इसको अपलोड करता रहूंगा। चैप्टर 1 कर दिया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से जनवरी में सारे 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैं बताऊंगा इंग्लिश में, लेकिन मैं थोड़ा बाइलिंगुअल भी रहूंगा ताकि हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उसको भी हेल्प मिले। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन ये ज्यादातर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर स्टेट बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बिहार बोर्ड्स हैं या एमपी बोर्ड्स हैं, तो उनका भी ये कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हमारे अलग हैं, जैसे चैप्टर 1 में जो सीबीएसई बोर्ड में दिया हुआ है जो कंटेंट, अगर उससे आपका कंटेंट थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं होगा, थोड़ा अलग है, तो उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बता सकते हैं, सर ये टॉपिक और हमारे एक्स्ट्रा है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। जिस भी तरीके से अगर ज्यादा स्टूडेंट हुए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, क्लियर ही बात। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक लास्ट बात और मैं आपसे कहता हूं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लास्ट चीज ये है कि जब मैं अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, यानी कि चैप्टर 2 का बताऊं, तो चैप्टर 1 के पढ़ चुके होंगे आप सारे। अगर आपने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिख के और उसको याद नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, समझा नहीं है, तो चैप्टर 2 ना देखें, खुद
के प्रति मतलब ऑनेस्ट रहना है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत ऑनेस्ट रहना है। चैप्टर 2 आप तभी देखेंगे, अगला चैप्टर आप तभी देखेंगे कोई भी जब आप पिछले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से याद कर चुके होंगे अपने लेवल पे, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं उनको लिखना नहीं बताऊंगा अभी आप, मैं मतलब पूरा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन आप तैयार करेंगे, एक फाइल मेंटेन करें, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो गए, उसको कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे अगर बोर्ड एग्जाम में वो आएगा तो आप कैसे लिखेंगे वो आप तैयार करें अपनी एक नोटबुक में, ठीक है। और धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी एक पूरी नोटबुक बन चुकी होगी और लास्ट टाइम में आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब पूरा पढ़ने के बाद तो एक बेहतरीन तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 2019 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर ये बात? तो चलिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो दोस्तों जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 वैसे तो जो 4 चैप्टर हैं आपके रिप्रोडक्शन यूनिट में, यूनिट 6 या फिर अगर 12th बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यूनिट 1, तो इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इंडिविजुअली एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो चैप्टर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहले एक चीज आप याद रखना है, इस चैप्टर में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर 1 है 12th बायोलॉजी का, इस चैप्टर में ज्यादा बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सारे जो टाइप हैं क्वेश्चंस के, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे कि पांचों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्या क्या संभावना है और क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें हैं इस चैप्टर में से वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और जो भी मतलब खुद एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पूरे, वैसे तो मैं आपको कई क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी टोटल 18 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे कोई लगता है तो वो है ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कई टाइप हैं, 5 मार्क्स में ये आने की संभावना रहती है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, या फिर क्लोनिंग क्या होता है, या फिर आपका जो बर्डिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें मतलब इसमें जो टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको 5 मार्क्स में इसके सारे टाइप्स लिखने हैं विद डायग्राम एंड विद एग्जांपल, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर ये बात? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, विच इज द बेटर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मोड बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कौन सा मोड बेटर है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल और असेक्सुअल? इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। अगर ये आता है तो उसको डिफरेंशिएट करना है और एक एक एग्जांपल इसका लिखना है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता यहां पे नहीं है, ठीक है। व्हाट इज क्लोन, 2 या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्लोन क्या होता है, ठीक है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट था। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। 1 या 2 नंबर में, 1 में तो नहीं आएगा, 2 नंबर में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो, ठीक है। व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल पूछ सकता है 1 या 2 नंबर में। टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बताओ, इसने क्यों आतंक मचा दिया था और ये मतलब क्यों लाया गया था, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल को क्यों इनकॉर्पोरेट या क्यों इसको लगाया गया सी में, ठीक है। मतलब क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, सारी बातें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। छोटा है तो शॉर्ट में ही इसको बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है शॉर्ट में, ठीक है। किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है विद एग्जांपल, इसको आपको बताना पड़ेगा। पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना है क्योंकि चैप्टर 3 में आएगा डिटेल में, ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे पूछता है तो डेफिनेशन इसकी जनरली पूछेगा, तो 2 या 3 नंबर में ये आएगा अगर आया तो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोगैमेट्स हेटेरोगैमेट, डेफिनेशन आनी चाहिए अगेन विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है। क्लियर है बात? मतलब 2 नंबर मतलब 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट लिखना है। एक तो डेफिनेशन लिखोगे आप, ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, 1 पॉइंट और इसका कोई स्पेशल पॉइंट इसके बारे में बताएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे। इसके फिर 2 पॉइंट, एक तो ये डेफिनेशन, एक कोई स्पेशल पॉइंट और उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर है बात? ये इस तरीके से 2 नंबर में बन सकता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, डिफाइन हर्मोफ्रोडाइट या हर्मोफ्रोडाइट का एग्जांपल बताइए। तो 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोसिस डायसिस डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मोनोसिस डायसिस प्लांट विद एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब अगर डेफिनेशन नहीं भी पूछता है, मोनोसिस डायसिस यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये भी कई बार इसमें पूछता है। और मतलब डेफिनेशन भी पूछ सकता है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। ज्यादातर 2 नंबर में बनता है। पार्थेनोजेनेसिस 1 नंबर में, या अगर एग्जाम्पल भी पूछा साथ में तो 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये मैंने लिया है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा मतलब मैंने इंक्लूड कर लिया है सारा, ठीक है। हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कैसे बेटर है, इसको एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल, ठीक है। 3 मार्क्स में ये बनेगा अगर बना तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रेस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी व्हाई। ये थोड़ा सा मतलब थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब कि हायर ऑर्गेनिज्म हैव रेस्टोर्ड रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो ऐसा क्यों पाया जाता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। एक्सप्लेन 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। पहले तो आपको बताना पड़ेगा मियोसिस क्या होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये दोनों इंटरलिंक्ड कैसे हैं विद एग्जांपल आपको ये बताना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस विद एग्जांपल, इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो अगर चैप्टर 2 में ही पूछेगा तो चैप्टर 2 में बताऊंगा, वो डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, प्रोसेस बताना है, और अगर इससे जुड़े कोई एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स। एक और बात, एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स कैसे लाएंगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और उसको थोड़ा डिटेल में समझना है तो रेफरेंस बुक की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हमें फोकस करना है एनसीईआरटी पे ही बस। अच्छा, 15वां क्वेश्चन है, व्हाई ओविपेरस आर मोर वनरेबल, ठीक है। ओविपेरस ज्यादा वनरेबल क्यों है, और डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओविपेरस विविपेरस होता क्या है, ठीक है, और फिर आपको ये बताना है कि ओविपेरस क्यों ज्यादा वनरेबल है, ठीक है। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज जूस्पोर। जूस्पोर डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। इसमें एक स्ट्रक्चर भी अगर आप वो बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट पेज पे दिया हुआ है। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, एपोमिक्सिस क्या होता है, या आपके जो प्रोसेस होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर बन जाता है वो क्या होता है, ये इसमें पूछ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा इसमें विद एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद एक टेबल है, डायग्राम तो इस चैप्टर में मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा डायग्राम नहीं जो आपसे पूछा जा सके। आप अलग से जोड़ना चाहें, जैसे 3 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ, और उसमें आपने मान लीजिए कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, ठीक है, बर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं मान लो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड है उसमें बर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें आप डायग्राम बना दिया आपने अपनी तरफ से, वो एक अलग बात है। बाकी पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपसे पर्टिकुलरली कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ दिस, ऐसा इसमें मुझे तो लगा नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। क्लियर ही बात। तो टेबल एक इंपॉर्टेंट मुझे लगी, टेबल 1.1 दिए हुई है, क्रोमोसोम नंबर इन सम ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिजम्स के में क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को एक बार आप अच्छे से याद कर लेना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना कर लेना, ठीक है। ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम्स हैं वो एंजियोस्पर्म में इतने, तो हैप्लॉयड कितने होंगे, या कोई भी मान लीजिए ह्यूमंस में पूछ लेता है, ह्यूमंस का तो पता होगा तो नहीं पूछेगा, कोई भी एनिमल में पूछ लेता है, कैट में बताओ, डॉग में बताओ, पैरेट में बताओ कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम इतने हैं, या डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितने होते हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों ही बता दो, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन बताया, और यकीन मानिए अगर आप 18 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और खुद एनसीईआरटी को एनालाइज करके बताया आपको, ठीक है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा थिंकिंग ऑर्डर का आता है, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल आता है, तो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे वो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हमने क्वेश्चंस को समझा। इसके अलावा मैं आपको पैटर्न क्या है एग्जाम का, कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि
आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, आपकी फोटो चिपक के नहीं जाएगी कॉपी में, तो मतलब कैसे उसको लगे, मतलब जो एग्जामिनर है जब आपकी कॉपी उसके पास आए तो वो कैसे इंप्रेस हो जाए आपके पहले पेज या दूसरे पेज को देखते हैं, और उसके हाथ जो है थोड़े से लूज हो जाए, मतलब मार्क्स देने में। ठीक है, क्लियर है बात। ये सारी बातें मैं आपसे डिटेल में इनके सेपरेट वीडियोस बनाते चलूंगा। दो चीजें मैं आपसे चाहूंगा, एक तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, देखो दोस्तों, हेल्प करो, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचता कि नहीं मेरा तो कंटेंट चोरी हो जाएगा, मैं अपना कंटेंट क्यों दूं फ्री में लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, लोगों की हेल्प कीजिए, अच्छे लोग हेल्प करते हैं, और अगर आप हेल्प करेंगे गॉड आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हर उस स्टूडेंट जिसको आप जानते हो जिसके पास बायोलॉजी है, उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको कुछ हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगला वीडियो अपलोड करने तक इनको अच्छे से समझ लें, एक सेपरेट नोटबुक बना लें, एक सेपरेट रजिस्टर बना लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखें 18 और 18 के ही सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन कंठस्थ हो गए दिमाग में, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। ठीक है, अब आप खुद भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं उतना अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं, तो इस पे जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे मुझे किस पैटर्न में लिखना है। तो उसमें बहुत सिस्टमैटिक मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में, बुलेट्स के फॉर्म में लिखा था, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बुलेट्स में लिखना है, कैसे लिखते हैं ये मैं सेपरेट वीडियोस में आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं चैप्टर 1 के, 12th बायोलॉजी चैप्टर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।